नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पृथ्वीराज रासो के महाकाव्यत्व पर विचार करेंगे, जो स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर 1 सीसी 4 का अंश है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जाता है। जब हम इसे महाकाव्य कहते हैं तो इसे समझने की थोड़ी जरूरत है कि आखिर ये महाकाव्य होता क्या है, किस रचना को हम महाकाव्य कहते हैं। काव्य शास्त्र में दो प्रकार के काव्य बताए गए हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, महाकाव्य और खंड काव्य। मुक्तक तो बिल्कुल अलग रचना हो गई, वहां हर रचना एक दूसरे से स्वतंत्र है। प्रबंध अर्थात जो रचना बंधी हुई हो, पर यह प्रबंध काव्य भी दो भागों में विभाजित है, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य यानी महान काव्य। महाकाव्य जब होता है तो उसमें कोई महान कथा होनी चाहिए, और काव्य शास्त्र में कहा गया है कि इस कथा की रचना सर्गबद्ध रूप में होनी चाहिए, और यह रचना एक विस्तृत फलक पर आधारित हो। तो इस प्रकार जो रचना किसी महान कथा को लेकर सर्गबद्ध रूप में एक विस्तृत फलक पर रची जाती है, उसे हम महाकाव्य कहते हैं। और जो रचना किसी जीवन के एक खंड विशेष को लक्ष्य करती है, अर्थात उसका फलक बहुत विस्तृत नहीं होता, अर्थात सीमित होता है, तो ऐसी रचना को खंड काव्य कहते हैं। पृथ्वीराज रासो भी एक महाकाव्य है। चाहे, और हम जानते हैं, इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि पृथ्वीराज रासो काव्य के कई रूप मिलते हैं। इसका जो वृहद संस्करण है वो तो लगभग 2500 पन्नों का, और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने जो संस्करण इसका संपादित किया उसे हम लघुतम संस्करण के रूप में देखते हैं। पर चाहे इसका वृहद संस्करण लिया जाए या लघुतम संस्करण लिया जाए, लघुतम संस्करण को भी यदि हम लोग प्रामाणिक माने तो वह संस्करण भी महाकाव्य है। ऐसा नहीं कि उसका वह जो लघु संस्करण है तो वहां पे फिर कहेंगे कि नहीं, यह महाकाव्य अब नहीं रहा। वहां भी एक जीवन का एक विस्तृत फलक दिखाई देता है। इसलिए हम पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य के रूप में देखते हैं। साहित्य दर्पण में विश्वनाथ जी के द्वारा महाकाव्य की कुछ कसौटियां बताई गई हैं। महाकाव्य को सर्गबद्ध तो होना ही चाहिए, और कहा गया कि इसमें 8 या 8 से ज्यादा सर्ग होना चाहिए। यह भी कहा गया कि जो महाकाव्य का नायक हो वह धीरोदात्त नायक हो, उच्च कुलोत्पन्न हो, देव हो, इस प्रकार का नायक, धीरोदात्त व्यक्तित्व से संपन्न नायक होना चाहिए। और फिर कहा गया कि इसमें कोई एक रस प्रधान होना चाहिए, और 3 रसों की चर्चा की गई कि श्रृंगार रस, वीर रस और शांत रस। इन 3 रसों में से कोई एक प्रधान रस हो। फिर एक विशेषता इसकी बताई गई कि इसे सर्ग में तो बटा होना चाहिए,
और प्रत्येक सर्ग में प्रायः एक छंद हो, और जब सर्ग खत्म हो, सर्गांत हो, वहां पे छंद परिवर्तित हो। और महाकाव्य का कथानक या तो इतिहास प्रसिद्ध कथा हो उसकी, या किसी अच्छे चरित्र के जीवन पर उसे आधारित होना चाहिए, और इसमें प्रकृति वर्णन हो, नगर वर्णन हो, युद्ध वर्णन आदि का हो, तो ये सब उसके प्रधान लक्षण हैं। फिर एक चीज कही गई कि महाकाव्य के कथानक को न तो बहुत लघु होना चाहिए, न बहुत विस्तृत होना चाहिए, न अति लघु न अति विस्तृत। तो पृथ्वीराज रासो की जो कथा है, और विशेषकर इसका जो प्रामाणिक संस्करण लोग मानते हैं, माता प्रसाद गुप्त जी वाला या नामवर जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वाला, तो इसकी कथा बहुत संतुलित है। इस संस्करण में एकदम महाकाव्य के लायक इसकी कथा है। पर जो कसौटियां विश्वनाथ के द्वारा बताई गई, उनमें एक समस्या ये आती है कि इसमें सर्ग का विभाजन नहीं है, जो माता प्रसाद गुप्त ने जो संपादन किया। जबकि महाकाव्य की कसौटी तो कहती है कि इसे सर्गों में विभाजित होना चाहिए। जो दूसरे संस्करण है उन सब में कहा जाता है कि 69 समय में विभाजित है वह। पर जो माता प्रसाद गुप्त वाला संस्करण है, उसमें शीर्षक डॉक्टर गुप्त ने अपनी तरफ से लगाया है, उसमें शीर्षक लगे हुए नहीं है। उसकी जो हस्तलिखित प्रतियां मिली हैं लघु और लघुतम संस्करण की, उन संस्करणों में सर्ग का विभाजन नहीं है। और जो महाकाव्य की कसौटियां विश्वनाथ के द्वारा बताई गई, उसमें एक कसौटी यह भी थी कि एक सर्ग में एक ही छंद हो, सर्गांत में छंद बदले। लेकिन पृथ्वीराज रासों में छंद परिवर्तन लगातार होता रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रसंग चल रहा है तो उसमें एक ही छंद चलता रहे, यह चीज उसमें दिखाई नहीं देती। लेकिन समय के अनुसार महाकाव्य की परिभाषा में, महाकाव्य की कसौटियों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे कहा तो गया कि इसमें 8 या 8 से ज्यादा सर्ग होने चाहिए, पर तुलसीदास की अद्भुत रचना रामचरितमानस, जिसे सभी विद्वान महाकाव्य मानते हैं, पर उसमें तो 7 कांड हैं। 8 या 8 से ज्यादा होने चाहिए थे, पर चूंकि केवल 7 कांड है, इस आधार पर रामचरितमानस को हम नहीं कह सकते कि वह महाकाव्य नहीं है। पूरा विद्वत समाज उसे महाकाव्य मानता है। तो इस प्रकार पृथ्वीराज रासो में भी जो ये एक दो चीजें जो मिलती हैं कि छंद परिवर्तन लगातार होता है, या फिर लघुतम संस्करण में सर्ग का विभाजन नहीं है, तो केवल इस आधार पर नहीं कहा जा सकता कि पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की कसौटी से च्युत हो गया। दूसरी जो कसौटियां बताई गई हैं, अन्य कसौटियों का वर्णन, चित्रण पृथ्वीराज रासो में दिखाई देता है। जैसे कहा गया कि महाकाव्य की कसौटी बताई गई कि इतिहास प्रसिद्ध नायक होना चाहिए, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान नायक है, जब धीरोदात्त नायक के रूप में सामने आते हैं, उच्च कुलोत्पन्न। फिर इसमें अंगीरस के रूप में वीर रस है, क्योंकि कहा गया था कि वीर, श्रृंगार और शांत तीनों में से कोई एक रस अंगीरस होना चाहिए, तो वीर रस इसका अंगीरस है। साथ साथ श्रृंगार, रौद्र और शांत आदि रस भी बहुत बढ़िया तरीके से संयोजित हुए हैं इसमें। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जैसे अब मानते हैं कि महाकाव्य वह है जो एक महान उद्देश्य से लिखी गई रचना हो, पाश्चात्य
कसौटी के अनुसार महाकाव्य को महत उद्देश्य से लिखी महान रचना माना जाता है। तो अगर इस कसौटी से देखें तो इस कसौटी से भी पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है, क्योंकि इसमें पृथ्वीराज के शौर्य का वर्णन किया गया है, एक महत उद्देश्य है। तो इसकी जो प्रबंधात्मकता है, छंद योजना है, इसकी जो कलाकृति है, इन सभी दृष्टियों से यह हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में हमारे समक्ष आती है यह रचना। क्योंकि महाकाव्य की कसौटी ज्यों की त्यों हर युग में मान ली जाए, वही कसौटी यह उचित नहीं है। पृथ्वीराज रासो की रचना अपभ्रंश की जो रासो परंपरा है, उसी परंपरा में इसकी रचना हुई। हम जानते हैं कि एक संवाद हम लोगों ने से पहले भी किया था रासो काव्य पे, कि रासो काव्य मुख्यतः दो प्रकार के मिलते हैं, एक नृत्य गीत परक धारा और दूसरी छंद वैविध्य परक धारा। तो पृथ्वीराज रासो छंद वैविध्य परक धारा के अंतर्गत आता है, और इसीलिए इसमें छंदों की इतनी विविधता है। इसकी चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि यह जो कसौटी बताई गई थी कि प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद चले और सर्गांत में छंद परिवर्तन हो, पर पृथ्वीराज रासो में छंद बहुत बदलता रहता है। तो उसका कारण यही है कि अपभ्रंश में छंद वैविध्य परक चरित काव्य की परंपरा रही है, और उसी परंपरा में अपभ्रंश के चरित काव्य की परंपरा में ही पृथ्वीराज रासो की रचना हुई। और इसकी जो सर्गहीनता है, इस पर भी अपभ्रंश के चरित काव्यों का प्रभाव है। अपभ्रंश के जो चरित काव्य मिलते हैं, उसमें कई चरित काव्य ऐसे हैं जिसमें सर्गबद्ध नहीं है। तो इसलिए पृथ्वीराज रासो के जो लघुतम संस्करण मिले हैं जिनमें सर्ग नहीं है, तो यहां भी वह अपभ्रंश की चरित काव्य परंपरा का ही विकास इसमें दिखाई देता है। क्योंकि बिसल देव रासो को देखें, संदेश रासक को देखें, तो वहां भी सर्ग विभाजन की पद्धति नहीं है। तो कहा जा सकता है कि इस परंपरा में ही पृथ्वीराज रासो की रचना हुई, और अपने आप में यह एक अद्भुत काव्य के रूप में हमारे सामने आता है, जिसमें चंद्रबरदाई ने कला के हिसाब से, साहित्य की कसौटी के हिसाब से या उद्देश्य के हिसाब से, जिस तरफ से देखें उसे, अपनी सिद्ध हस्तता उसमें दिखाई है। यदि अलंकारों की चर्चा करें तो जैसे छंदों की विविधता है पृथ्वीराज रासो में, वैसे ही अलंकारों की विविधता भी दिखाई देती है। अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, कई अलंकार वहां जगह जगह बिखरे मिले हैं। शब्दालंकार हो या अर्थालंकार हो, जगह जगह दिखाई देता है। एक उदाहरण के रूप में यदि यमक का वर्णन करें तो शहाबुद्दीन गोरी से युद्ध हुआ पृथ्वीराज का, और दूसरी तरफ उसकी परिणीता संयोगिता। तो गोरी शब्द का यमक में प्रयोग उन्होंने कर दिया, एक तरफ शहाबुद्दीन गोरी के लिए और दूसरा गोरी बाला संयोगिता के लिए। कग्गौ अप्पिय राज कर मुख जम्पई आबत, गोरी रत्तौ तुन धरा तुम गोरी अनुरत। यह संदेश भेजा कि भाई, जब एक तरफ शहाबुद्दीन गोरी का आक्रमण होने वाला था, कि एक तरफ गोरी सीमाओं पर आ गया है और तुम गोरी के प्रेम में अनुरक्त हो। तो यह संदेश पृथ्वीराज को एक दासी के माध्यम से भेजा गया था। तो इस प्रकार अलंकारों का बहुत बढ़िया वर्णन पृथ्वीराज रासो में दिखाई देता है, चाहे अर्थालंकार हो या शब्दालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, जगह जगह दिखाई देते हैं। और बहुत स्वाभाविकता से, कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि इन अलंकारों को आरोपित किया गया है। जिस प्रसंग में ये अलंकार आते हैं,
उनके भावों को ये अलंकार बढ़ा देते हैं और इस प्रकार बहुत अच्छे तरीके से उसमें दिखाई देता है। और छंदों की चर्चा की ही गई कि इसमें छंदों की विविधता है, वार्णिक और मात्रिक दोनों प्रकार के छंद मिलते हैं। एकदम स्पष्ट हो जाता है कि जिस प्रकार वार्णिक मात्रिक दोनों छंदों का चित्रण है तो लगता है कि चंद्रबरदाई बहुत छंद शास्त्र का ज्ञान था उन्हें, चाहे वो संस्कृत के छंद हों, प्राकृत के छंद हों, अपभ्रंश के छंद हों, इन सब का प्रयोग चंद्रबरदाई ने किया है। और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने लक्षित किया है कि ये जो छंदों की योजना है वह रसों के अनुसार है। विशेषकर वाणिज्य छंद को लें अगर, तो वाणिज्य छंद में भुजंग प्रपात छंद और साटिका छंद का विशेष प्रयोग हुआ है। भुजंग प्रपात छंद तो सभी प्रसंगों में मिलता है, पर साटिका छंदों का प्रयोग केवल कोमल या श्रृंगारिक प्रसंगों में मिलता है। मात्रिक छंदों में चंद्रबरदाई का प्रिय छंद है दोहरा, दुहा छंद। सभी प्रसंगों में वह इसका प्रयोग करते हैं, पर चंद्रबरदाई के छप्पे विशेष रूप से दर्शनीय हैं। वीर रस के प्रसंगों में, रौद्र के प्रसंगों में छप्पे का प्रयोग करना उन्हें बहुत भाता है। बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया गया है पृथ्वीराज रासों में, तो बल्कि इसलिए नामवर जी ने तो यहां तक कहा कि चंद्रबरदाई छंदों के राजा हैं, कि भाषा पे चूंकि उनका बहुत अचूक अधिकार था तो स्वाभाविक है कि उनमें छंद भंगिमा होगी, क्योंकि छंद भाषा की गति है, भंगिमा है, इसलिए चंद्रबरदाई में छंदों की इतनी विविधता है। और छप्पे की चर्चा करते हुए शिव सिंह सेंगर ने तो उन्हें चंद को छप्पयों का राजा कहा था। उनके अनुसार विभिन्न यतियों के छप्पे की जो सुंदर भंगिमा चंद ने दिखलाई है वह दुर्लभ है। तो इस प्रकार बहुतेरे छंद दिखाई देते हैं और भाषा पे इतना अधिकार था चंद्रबरदाई का, इसीलिए बहुत सारे छंदों का प्रयोग उन्होंने किया। यदि इस छंद की विविधता से महाकाव्य की विश्वनाथ वर्णित कसौटी किंचित भंग भी होती है तो इससे उसके महाकाव्यत्व पर प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि एक नई कसौटी का निर्माण होता है। तो इस छंद की विविधता के बावजूद, और सर्गों की बात हो ही चुकी है, इन दो कसौटियों को छोड़कर अन्य सभी कसौटियों को देखा जाए, भारतीय परंपरा की, संस्कृत परंपरा काव्य शास्त्र के अनुसार हो या पाश्चात्य आलोचना के अनुसार हो, पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है, एक अद्भुत रचना के रूप में हमारे सामने है। और विशेषता इसकी यह है कि यह हिंदी का पहला महाकाव्य है। चूंकि यहीं से हमें परसर्ग अलग होते दिखाई देते हैं, कभी भाषा पर जब विस्तार से बात होगी तो इसकी चर्चा विस्तार से होगी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में लक्षित किया है कि यहीं से परसर्ग अलग होते हैं, इसीलिए इसे हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। आशा है हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए पृथ्वीराज रासो के महाकाव्यत्व पर केंद्रित यह चर्चा लाभप्रद सिद्ध होगी और पृथ्वीराज रासो के पठन पाठन में वह और रुचि लेंगे। आप सभी विद्यार्थी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सहयोग के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।